खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है यूनिट 6 की क्लास रहेगी और भारतीय संविधान से रहेगी। आप जानते होंगे यूनिट 6 की क्लासेस जो है दो भागों में बांटी गई हैं, एक भारतीय संविधान और भारतीय अर्थशास्त्र में। तो ये पहला जो है भारतीय अर्थशास्त्र की क्लासेस रहेगी और इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है उस सारे क्लासेस में रिपीट करूंगा और समय समय में बता भी दूंगा, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे, भारतीय राजनीति व्यवस्था पढ़ेंगे जिसमें हम लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को पढ़ेंगे, उसके बाद निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे, ठीक है। यही क्रम रहेगा और तेजी से इस क्लास को खत्म कर देंगे। तेजी से सभी यूनिट के कंटेंट को हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइज कर दें। ध्यान से देखेंगे आप इसको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग प्रस्तावना को शुरू करते हैं, ठीक है। प्रस्तावना देखेंगे क्या होता है कि भारतीय संविधान संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में जो एग्जाम में जहां जहां प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको मैं टिक लगा दूंगा अभी इसी क्लास के दौरान, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। भारत देश को संचालित करने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है जो लिखित नियमों या कानूनों का समूह होता है। संविधान के द्वारा जनता सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं तो सरकार का चौथा अंग कौन सा होगा? तो प्रेस या मीडिया सरकार का चौथा अंग होता है। यहाँ एक प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका कभी एक साथ काम नहीं कर सकते, याद रखिएगा, काम नहीं किया जाता है। ये दोनों अलग होने में ही जनता की भलाई होती है। तो पृथक्करण का, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, इसके पहले की क्लास में एक हमने जनरल क्लास लिया था भारतीय संविधान का, उसमें हम बताए थे कि जो है व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसका पालन कराती है और न्यायपालिका क्या करती है कि जो है देख रेख करती है, रक्षा करती है, ठीक है। और समय समय पे मीडिया भी उन सब चीजों को उजागर करता रहता है। आइए इसमें आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के विकास जो है, कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि संविधान का विकास किस क्रम में हुआ पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान के विकास का स्वतंत्रता आंदोलन से कैसे शुरू हुआ था उसको देखा जाए। सबसे पहले क्या हम लोग देखते हैं कि 1895 में, याद रखिएगा, सबसे पहले 1895 में तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज विधेयक की मांग की थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी द्वारा मांग की कि संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार हो। यह महात्मा गांधी का कथन था कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो। ये 1922 में और 1895 में तिलक ने सबसे पहले स्वराज विधेयक की मांग की थी। उसके बाद क्या होता है, 1922 के बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान की मांग की थी। 1934 में क्या होता है, 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान की मांग की थी। 1938 में उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग की थी। 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी रूप से मंजूरी प्रदान की गई थी। 1942 में क्रिस मिशन के द्वारा संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, ठीक है। क्लियर है? आपके एग्जाम में इन सभी पॉइंटों से सभी से पूछा जा सकता है, लेकिन जो अक्सर पूछा जाता है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? क्या आंसर लगाएंगे आप? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आइए इस पे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। अब देखिएगा, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स सदस्य हैं और एबी अलेक्जेंडर भी थे। आपके एग्जाम में आ सकता है निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सदस्य नहीं थे, या कौन इसमें से नहीं था? 3 लोग का यह नाम कर देंगे, चौथा किसी का नाम दे देंगे, तो 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई कंटेंट याद रखिएगा 3 बार कम से कम पढ़ के एग्जाम में बैठना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। फिर आप देखेंगे कि संविधान सभा का द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और अस्थाई, याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष चुनेंगे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पिछली बार हम वहाँ छूट गया था, यहाँ नहीं छूटा नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये नाम पूछा जाता है, याद रखेंगे। यानी संविधान सभा की प्रथम जब बैठक हुई थी, यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद, याद रखिएगा, 2 दिन बाद यानी 9 से 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों जगह से प्रश्न एग्जाम में उठाया जाता है। फिर उसके 2 दिन बाद यानी कब, 11 दिसंबर से कब, 13 दिसंबर, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को जो है रखा जाता है। नोट कर लीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, एग्जाम में ये भी आ चुका है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। तो भारतीय संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यानी अगले महीने में वर्ष भी बदल जाएगा, यानी दिसंबर से जनवरी, यानी क्या कह सकते हैं, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में जिनको लिखना लिख सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। और ये पुस्तक हमारी है, बिल्कुल आप सबको ले लेना चाहिए। एग्जाम अभी है, आराम से इसको दोहरा लेंगे। ये समझ लीजिए आयोग के सिलेबस के अनुसार 50 चैप्टर बना दिए गए हैं और हर 6 यूनिट है, 6 यूनिट के हर पॉइंट से एक एक चैप्टर बना दिए गए हैं। एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, कहीं से प्रश्न आएगा आपका छूटेगा नहीं, जहां से प्रश्न आ सकता है पूरा इसमें कोशिश करके बना दिया गया है। ये आप देखिए, ये थियरी बुक है, एक चैप्टर इसका पढ़िए, इससे प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें बिखरे हुए चुनिंदा तथ्यों का जो है संगठित संग्रह, इसमें अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसकी 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी है। अपडेटेड तथ्य हैं, यूनिट 2 से 6 तक हिंदी माध्यम में है। ये आप इसके लिए जो नंबर देख रहे हैं, इसमें फारबुक टेस्ट लिखेंगे तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 2 से 3 दिन के अंदर आप जहां भी होंगे आपको वहां भेज दिया जाएगा, ठीक है। टीम इसको भेज देगी, ठीक है। आपको इसे जरूर मंगाना चाहिए। पुस्तक को देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं, एकदम सामान्य भाषा में जो है इसको लिखा गया 1 लाइनर फॉर्म में, और आपको ये याद हो जाएगा। अभी एग्जाम में काफी समय है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। इसमें भी हर चैप्टर के बाद आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन बेटर होगा अगर आप कम्बो पैक लेंगे, दोनों एक साथ लेंगे तो जो है कम्बो पैक में क्या होगा, आपको सस्ता ही पड़ेगा और आपको आसानी से जो है भेज, क्योंकि ये सिंगल में अब स्टॉक में नहीं है, ये भी बुक अब स्टॉक में नहीं है, आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। अभी दोबारा ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एग्जाम करीब है। ये 50 सेट वाला देख लीजिए। सबसे बड़ी बात, दोनों बुकों की खासियत क्या है कि दूसरा एडिशन में दोनों छपा हुआ है, गलती की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा वो जो पिछली बुक में गलतियां थी उसको सुधार दिया गया है और उसकी मात्रा तक भी सुधार दिया गया है। और इसमें 50 चैप्टर आप देख रहे होंगे। यहाँ देखेंगे एक साइड में इंग्लिश में भी दिया है, ये हिंदी में भी दिया है। नीचे आप देख रहे होंगे आंसर इसका दिया हुआ है और सभी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 30 ही प्रश्न आएगा और 30 प्रश्न के लिए आप देख रहे हैं 50 सेट हल कर रहे हैं, तो कहां से प्रश्न छूटेगा। इसलिए पैसा से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से जो आपको अनुभव मिलेगा उसकी कोई कीमत नहीं है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्लास में। और ये टेस्ट सीरीज है 1299 में 12,999 टेस्ट है इसमें जो आप नंबर देख रहे हैं। इस टेस्ट को अगर आपको चाहिए तो कूपन कोड डिस्काउंट का चाहिए तो आप इस पे फोन करके जो टीम बैठी है उससे डिस्काउंट का कूपन कोड ले सकते हैं, तो आपको इसमें डिस्काउंट ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ई-पीडीएफ, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो, उसी पे जो है टेस्ट, उसी फाइनल टेस्ट, तब जाकर जीएस पेपर में पूर्णता आती है। रात को 9 बजे टेस्टों का रिवीजन कराया जाता है, जो लोग टेस्ट परचेज किए जानते होंगे। और इस समय 6 यूनिट में अलग अलग फोल्डर बना दिए गए हैं। सभी यूनिट के प्रश्नों को 1 दिन में हल करिए, 2 दिन में हल करिए। सभी प्रश्नों को कम से कम 2 से 3 बार में हल करेंगे और आप जो है जीएस पेपर में पूर्णता को पा सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इस कोर्स के साथ फ्री में आपको 100 मॉडल पेपर मिलेंगे, आप सभी 3 बुक के पीडीएफ मिलेंगे, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगे, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, रिकॉर्डिंग रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साल पेपर मिलेगा 10 सालों का, और लैपटॉप टैबलेट पे देख सकते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट देख सकते हैं। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारे ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपको ताकत बन के जीत दिलाए। और हमारी टीम से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं उद्देश्य प्रस्तावना, जहां से संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव का जनक कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का जनक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रस्तावना में क्या है तो प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है।
नेक्स्ट आप देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा में पेश किया और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति, प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आधुनिक मनु के उपाधि दी जाती है। भारत के प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, आप जानते होंगे। जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखेंगे BN राव यानी बेनेगल नरसिंहमन राव के द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया गया, जिस पर विचार विमर्श के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया। सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है। आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, सभापति थे और 6 सदस्य थे। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा? यहाँ 2 प्रश्न पूछा बन सकता है। पहला कि पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा कि कुल कितने सदस्य कितने थे? 6। या पूछा जा सकता है अध्यक्ष को लेकर कुल कितने सदस्य थे? तो 7 याद रखिएगा, आप लाएंगे। ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में गठित प्रारूप समिति का भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, रचनाकार आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारंभ में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, परंतु देश के विभाजन के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान को बनाने में यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1949 को बनाकर रेडी कर दिया गया, अंगीकृत कर दिया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को, ध्यान समझिएगा, 26 नवंबर 1949 को इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाकर तैयार कर दिया गया, अंगीकृत कर दिया गया। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और ये भी आप जानते होंगे 26 जनवरी 1950 से पहले 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय में निर्वाचन आयोग का स्थापना कर दिया गया और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय संविधान के पन्नों पर चित्रकारी नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, नंदलाल बोस। संविधान सभा का प्रथम चित्र बनाए गए नंदलाल बोस द्वारा। ठीक है, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी नीचे बैठे हैं का चित्र बनाए नंदलाल बोस द्वारा। इस चैप्टर से, इस पेज से ज्यादा प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे, संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को, यानी अंगीकृत कर दिया गया, बना दिया गया। कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो संविधान के पन्नों पर चित्रकारी किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था। संविधान का प्रथम चित्र बनाए थे, कौन बनाए थे? तो नंदलाल बोस ने बनाए थे। राम, लक्ष्मण, सीता और नीचे हनुमान जी बैठे हैं, यह चित्र किसने बनाया है? तो नंदलाल बोस ने बनाया है। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग ब्रिटेन के विषय में। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में ब्रिटेन और अमेरिका की थोड़ी छाप जो है अधिक है। आपके एग्जाम में कभी प्रश्न आ जाते हैं तो उसको भी झटके में एक बार देख लीजिए। ब्रिटेन के विषय में आप देखेंगे कि संविधान की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। संविधान, याद रखिएगा, संविधान की जननी यानी सबसे पहले संविधान कहाँ बना? तो ब्रिटेन में बना। लेकिन ब्रिटेन का संविधान मौखिक था और इसलिए प्रश्न पूछ दे कि भारत विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका था? तो अमेरिका का था। याद रखिएगा, सबसे छोटा और कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है। सबसे पहले संविधान लिखा गया किस देश का? अमेरिका का। लेकिन संविधान की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। कमी क्या है? कमी यह है कि वो मौखिक है। आप देखेंगे ब्रिटेन के विषय में दूसरी बात, प्रथम मौखिक संविधान ब्रिटेन का संविधान को कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। संविधान का जन्म ब्रिटेन में होता है। महारानी विक्टोरिया द्वितीय का 2022 में निधन हो जाता है और निधन के बाद याद रखिएगा वर्तमान में ब्रिटेन के कौन है महाराज? चार्ल्स तृतीय हैं। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। क्या क्या ब्रिटेन से लिया गया है? तो विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर है। याद रखिएगा,
की स्टारमर कौन है? ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन के महाराजा कौन है? महाराजा चार्ल्स तृतीय हैं। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। आइए हम लोग देखते हैं अमेरिका के विषय में, अमेरिका के संविधान के विषय में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर की मैं फोकस 2022 से कर रहा हूं, सभी क्लास को आप देख सकते हैं। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। विश्व में सबसे छोटा व कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है क्या? प्रस्तावना का प्रारूप, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का संगठन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। याद रखिएगा कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इस समय कौन है वर्तमान राष्ट्रपति? आप जान ही रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, अमेरिका में वर्तमान उपराष्ट्रपति याद रखिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का शासन 4 वर्ष होता है, लगातार 2 बार, और 20 जनवरी को शपथ लेता है। प्रश्न क्या आता है कि कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का लगातार कितनी बार हो सकता है? 2 बार हो सकता है। कितने वर्ष के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल होता है? तो 4 वर्ष के लिए होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव चौथे वर्ष अक्टूबर महीने में हो जाता है, और शपथ ग्रहण कब उन लोगों का हो जाता है? तो शपथ ग्रहण 20 जनवरी को, ये हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, सबसे प्रथम लिखित संविधान कहाँ है? तो अमेरिका का। याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ सही कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल जो है, वाइस प्रेसिडेंट को सही कर लेंगे। भारत का संविधान, अब यहां से भी प्रश्न बनते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है और सभी लोकतांत्रिक देश का संविधान होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। संविधान में विधिक दस्तावेज मूल नियम लिखे गए हैं। कानून मूल नियम के अनुसार बनता है। 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा कोई राज्य भारत से पृथक नहीं हो सकता। यह प्रश्न आ सकता है कि सभी राज्य भारत के अंतर्गत रहेंगे, भारत से कोई राज्य पृथक नहीं हो सकता है। इस संविधान संशोधन द्वारा, तो 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष के अंतर्गत भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। यहाँ सभी धर्मों को याद रखिएगा मान्यता प्रदान की गई है। प्रस्तावना के विषय में देखा जाए, यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। अब सोचिए, यूनिट 6 के एक पॉइंट की क्लास है। इस तरह जो मैंने बुक लिखा है उसमें डिटेल हमने लिखा है, और थोड़ा सा आपको आसान शब्दों में लिखा है, जल्दी समझ में आ जाएगा, लेके पढ़ना भी चाहिए उसको। प्रस्तावना आप देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 को संविधान में एक बार, और याद रखिएगा आखिरी बार जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान में बनाए गए अधिनियमों को समझने के लिए प्रस्तावना लिखा गया। प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? प्रस्तावना कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये दोनों चीज अलग है, याद रखिएगा। भाषा जुड़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया लगा दीजिएगा। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान आत्मा या हृदय, अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान की आत्मा या कुंजी, दर्शन, उद्देशिका, प्रस्तावना जो है, ये कहा क्या कहते हैं? जैसे देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। लेकिन संविधान की आत्मा याद रखिएगा प्रस्तावना को कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। दोनों प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रस्तावना का प्रारूप यहाँ देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ये वाली क्लास, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मपित करते हैं। प्रश्न क्या आएगा इसमें से देखेंगे। प्रश्न ये जो आप देखे होंगे गोला कर दिया गया है, इससे प्रश्न आएंगे। किस तरह के प्रश्न आएंगे इस पेज से आपको डिटेल समझ में आएगा। अब यहाँ देखेंगे आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, वो 3 नए शब्दों में कौन सा वो शब्द नहीं है। 3 ये रहेगा और नीचे एक गलत इसमें लिख देंगे, आपको छांटना रहेगा। तो कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, याद कर लेंगे आप। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की बात की गई है। तो कौन कौन के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की बात की गई है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की भाईचारे बंधुत्व की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा और देश में एकता और अखंडता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति में देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ हुआ के अंतर्गत भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होगा कि आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत जो है स्वतंत्र होगा किसी। नेक्स्ट आप देखेंगे समाजवादी का क्या अर्थ निकल रहा है। समाजवादी के अंतर्गत उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष का क्या अर्थ निकल रहा है कि अंतर्गत भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यहाँ सब धर्म को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। लोकतंत्र का क्या अर्थ निकलेगा? लोकतंत्र के अंतर्गत प्रधान का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और प्रधान जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट देखेंगे गणतंत्र का क्या अर्थ निकलेगा के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाएगा, यह पद वंशानुगत नहीं होगा। प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में आप देखेंगे प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। कभी कभी कुछ केस के विषय में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें मैंने लिखा हूं। 1960 में केस बेवरबरी यूनियनवाद, छोटी बेंच में याद रखिएगा। निर्णय क्या होता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें निर्णय आता है। दूसरा केस आप याद रखिएगा केशवानंद केस, केरल का 1973 में 13 जज ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें बैठे थे और प्रस्तावित संविधान का अंग है, यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है। किसमें कहा गया? तो केशवानंद वाले केस में कहा गया। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किसमें कहा गया? 1960 वाले में केस बेवरबरी यूनियन में कहा गया। केशवानंद केस जो 1973 में हुआ था, 13 जज इसमें बैठे थे और सबसे बड़ा बेंच था। इसके विषय में आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? तो केशवानंद केस याद रखिएगा। प्रस्तावना संविधान का अंग कहा गया इसमें। अब तक का सबसे बड़ा बेंच है। यह न्यायिक पुनरावलोकन के लिए भी आया था। यह गोलकनाथ केस पंजाब को बदल दिया था। संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का मूल ढांचे को परिवर्तन होगा तो संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ आप समझ लीजिएगा मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता रहेगा। इस लाइन को आप समझिएगा, आपको दिक्कत होगा, मैं समझ रहा हूं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि संविधान के मूल ढांचे में, यानी जो उसकी नींव बनी हुई है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और जो संविधान बना हुआ है तो उस संविधान के मूल अधिकार के कुछ अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है तो कुछ हल्के फुल्के नियम को ऊपर नीचे आप चेंज कर सकते हैं, मूल ढांचे को आप चेंज नहीं करेंगे। ये कहने का मतलब है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचे को छोड़ के। वही बात जो मैं आपसे बताया हूं। क्या प्रस्तावना वाद योग्य होता है? तो नहीं, याद रखिएगा प्रस्तावना वाद योग्य नहीं होता है। और मूल ढांचा क्या है? तो मूल ढांचा समय सुप्रीम कोर्ट समय से बताता रहेगा। और यहाँ कुछ लिखा गया आधारभूत ढांचा, पथ निरपेक्ष, अखंडता, स्वतंत्रता, समानता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय ढांचा, केंद्र मजबूत और राज्य कमजोर, और जो है संसदीय व्यवस्था, ये है। ठीक है। और इसी के साथ ही ये क्लास को हम समाप्त करते हैं। एग्जाम कम है, ये दोनों बुक मंगा लीजिए और बिल्कुल आपको रामबाण की तरह एग्जाम में काम आएगा। स्टॉक कम है, आने वाले दिनों में बिल्कुल ये नहीं मिलेगा, अब दोबारा छप के आएगा भी नहीं। और दूसरा एडिशन है, बिल्कुल संशोधित है, याद रखिएगा। विश्वास के साथ आप पढ़ सकते हैं और ये टेस्ट ले सकते हैं 1299 का। इसके लिए आप जो नंबर देख रहे हैं इस पे कूपन कोड मांग लीजिएगा, टीम द्वारा कूपन कोड दे दिया जाएगा आपको। कम पैसे में आप ये टेस्ट आराम से दे सकते हैं, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। ठीक है। इसी के साथ ही इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।